अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो यहाँ पर हमने नवी जमात का ये गज़ल चौथी है जिसे नासिर काज़मी ने लिखी है। तो यहाँ पर हम गज़ल का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और सभी सवालों के जवाब भी देंगे। इससे पहले कई वीडियोस मेरे अपलोड हैं जिसमें 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, ज्योग्राफिया, तारीख और सियासियत के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। और इसी तरह नवी के भी यहाँ पे हमने उर्दू, ज्योग्राफिया, तारीख और समाजियात के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। इसी तरह हमने 8वीं जमात के अभी हमने ज्योग्राफिया के सवाल जवाब देने शुरू किए हैं, तो आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो चलिए शुरू करते हैं नासिर काज़मी की गज़ल का एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे इनकी गज़ल के बाद में उर्दू के चंद अहम शायरों के नाम। तो उर्दू के चंद अहम शायरों के नाम अगर पूछे जाएं तो आपका जवाब क्या होगा? यही ना, मीर, गालिब, इकबाल, फैज़ वगैरह। इनमें से हर शायर का अपना अंदाज है। नए शायरों में जिन लोगों ने मीर का अंदाज और लब व लहजा अपनाया उनमें नासिर काज़मी एक अहम शायर है। गज़ल के तारुफ में बताया गया है कि इसमें काफिये के बाद अक्सर बार बार आने वाले लफ्ज भी होते हैं जिन्हें रदीफ कहते हैं। गज़ल में काफिया होना ज़रूरी है लेकिन हर गज़ल में रदीफ होना ज़रूरी नहीं। झेल में ऐसे ही गज़ल पेश है। तो जान पहचान में हम जानेंगे नासिर काज़मी के बारे में। नासिर काज़मी 8 दिसंबर 1925 को अंबाला में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद नासिर रजा था। उन्होंने BA तक तालीम पाई। मुख्तलिफ औकात में रिसाला औरा के 9 ख्याल और हुमायूं की मजलिस अदारत में शरीक रहे। रेडियो में स्टाफ आर्टिस्ट की हैसियत से मुलाजिमत की और यहाँ पर 1973 में लाहौर में इंतकाल उनका हुआ। बरगने, दीवान, निशाते ख्वाब और पहली बारिश उनकी शेरी मजमुए हैं। खुश्क चश्मे के किनारे उनके नसरी मजामीन का मजमुआ है। उनका लहजा नरम, धीमा और पुरसोज है। हिंदी के कोमल अल्फाज को तासीर के साथ इस्तेमाल करते हैं। गज़ल के अपने मखसूस रंग की बिना पर उनका शुमार अहम तरीन जदीद गज़ल गो शोरा में होता है। 2 मार्च 1972 को लाहौर में उनका इंतकाल हुआ। तो बच्चों यहाँ पर हम उनकी गज़ल के बारे में पढ़ेंगे और उसकी तशरीह भी करेंगे। तो उनका पहला शेर है, सुनाता है कोई भूली कहानी, सुनाता है कोई भूली कहानी, महकते मीठे दरियाओं का पानी। तो इसकी तशरीह है, अक्सर ऐसा होता है कि कोई वाकया या हादसा हमारे तहत अशूर में महफूज होता है और जब कोई मुहर्रिक उसे शऊर की सतह पर ला खड़ा करता है तो हमें भूली बिसरी बातें याद आ जाती हैं। इसी कैफियत को शायर ने इस शेर में बयान किया है। वो कहता है कि जब वो दरियाओं को देखता है तो उसे महसूस होता है जैसे महकते मीठे दरियाओं का पानी उसे कोई भूली बिसरी कहानी सुना रहा हो और उसे वो सब बातें याद आ रही हों जो उसके तहत अशऊर में महफूज थीं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा शेर है, यहाँ जंगल थे आबादी से पहले, यहाँ जंगल थे आबादी से पहले, सुना है मैंने लोगों की जुबानी। तो इसकी तशरीह है कि पुराने शहरों की तोसी के लिए और नए शहरों के क़याम के लिए बड़े पैमाने पर दरख्तों को काटा गया, जंगल के जंगल साफ कर दिए गए और वहां नए शहरों को बसाया गया। इसी बात के इजहार के लिए शायर कहता है कि मैंने लोगों की जुबानी ये सुना है कि आज जहां बस्तियां कायम की गई हैं वहां पहले जंगल हुआ करते थे। इंसान ने इन जंगलात को तराश कर जमीन हासिल की और इस पर मकानात तामीर करके शहर आबाद किए। अब अगला शेर तीसरा है यहाँ पर, यहाँ एक शहर था शहर निगारा, यहाँ एक शहर था शहर निगारा, न छोड़ी वक्त ने उसकी निशानी। इसकी तशरीह हम करेंगे, बस्तियों का उजड़ना, वीरानों का आबाद होना जैसे तगैरात, इनकलाबात जमाने की बदौलत ज़हूर में आते हैं। ये सिलसिला अज़ल से जारी है और ताअबद
جاری رہے گا۔ شاعر بھی ایک ایسے شہر کا ذکر کر رہا ہے جو کبھی شہر نگاراں ہوا کرتا تھا، وہاں پری چہرہ حسینائیں رہا کرتی تھی، مگر انقلابات زمانے کے ہاتھوں وہ ایسے اجڑ گیا کہ روئے زمین پر اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ اب اگلا شعر چوتھا ہے یہاں پر، خیالوں ہی میں اکثر بیٹھے بیٹھے، خیالوں ہی میں اکثر بیٹھے بیٹھے بسا لیتا ہوں ایک نیا دنیا سہانی، بسا لیتا ہوں ایک دنیا سہانی۔ تو تشریح ہے اس کی، شاعر ایک پرکیفیت اور سہانی دنیا میں جینے کا متمنی ہے، مگر بدقسمتی سے اسے ایسی دنیا نہیں ملی، اس لیے وہ بیٹھے بیٹھے خیالوں میں ڈوب کر اپنے تصور کے مطابق سہانی دنیا بسا لیتا ہے۔ اب اگلا یہاں پہ شعر ہے پانچواں، اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر، اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر کسے روتی ہے چشموں کی روانی، کسے روتی ہے، کسے رونے کے معنی یہاں پہ کیسے روتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے شعر کی تشریح، یہ جو ہے درسی کتاب کا سوال تھا جو ہم نے یہاں پر آپ کو تشریح کرتے ہوئے دیں گے ہم، یعنی کسے روتی کہنے کا یہاں پہ شاعر کا مطلب ہے کس کے لیے روتی ہے، کس کے لیے۔ تو یہاں پر اگر کس کے لیے وہ لکھتے تو یہاں پر اوپر والے جو ہمارا شعر ہے اس سے یہ میچ نہیں ہوتا، اسی لیے انہوں نے کسے روتی ہے چشموں کی روانی، یعنی کیسے روتی ہے، کس کے لیے روتی ہے۔ تو یہاں تشریح ہے کہ اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر چشموں کی روانی کا رونا ایک شاعرانہ تصور ہے۔ شام کے اندھیرے میں چشموں کی روانی کی آواز سن کر شاعر کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر چشموں کی روانی ماتم کی نہ ہو، مگر وہ کسے روتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے شاعر قاصر ہے۔ اب اگلا شعر چھٹا ہے یہاں پر، پہاڑوں سے چلی پھر کوئی آندھی، پہاڑوں سے چلی پھر کوئی آندھی اڑے جاتے ہیں اوراق کے خزانے۔ اس کی تشریح ہے، جب آندھی چلتی ہے تو وہ اپنے ساتھ خس و خاشاک کو اڑا لیے جاتی ہے۔ شاعر خزاں رسیدہ پتوں کو اڑتا دیکھ کر کہتا ہے کہ شاید پہاڑوں سے پھر کوئی آندھی چلی ہے جو سوکھے پتوں کو اڑا لیے جا رہی ہے۔ اگلا شعر ہے یہاں پر ساتواں، نئی دنیا کے ہنگاموں میں ناصر، نئی دنیا کے ہنگاموں میں ناصر دبی جاتی ہیں آوازیں پرانی۔ تشریح ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیبی و ثقافتی منظر نامہ تیزی سے بدلتا جا رہا ہے۔ نئی تہذیب کے حامل نظریات کی پیش قدمی نے اخلاقی و انسانی قدروں کو پامال کر دیا ہے، نہ بزرگوں کا احترام باقی رہا ہے، نہ ان کی آرائی کی قدر و قیمت۔ انہی باتوں کے پیش نظر شاعر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ نئی تہذیب کے علمبرداروں نے اپنی جدید نظریات اور رجحانات کا اس قدر ہنگامہ برپا کر رکھا ہے کہ پرانے خیالات کو دقیانوسیت کا نام دے کر ان کی تردید کی جا رہی ہے۔ دراصل یہ غالب آتی ہوئی تہذیب نو اور مٹتی ہوئی تہذیب کہن کی جانب بلیغ اشارہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے جو غزل پوری کی ہے اس کے معنی و اشارات ہم دیکھیں گے تو شہر نگاراں یعنی حسینوں کا شہر، اوراق خزانی یعنی خزاں رسیدہ پتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے درسی کتاب کے سوال جواب چالو ہو گئے ہیں یہاں سے۔ تو پہلا سوال ہے کہ غزل کے حوالے سے درج ذیل کے کام بیان کریے۔ تو پہلا ہے دریاؤں کا پانی، دوسرا ہے چشموں کی روانی، تیسرا ہے شاعر۔ تو یہاں پہ جوابات ہم نے دیے ہیں۔ تو پہلا ہے دریاؤں کا پانی، جس کا جواب ہے کوئی بھولی بسری کہانی سناتا ہے۔ دوسرا ہے چشموں کی روانی، اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر روتی ہے۔ تیسرا ہے شاعر، بیٹھے بیٹھے خیالوں ہی میں ایک سہانی دنیا بسا لیتا ہے۔ چوتھا یہاں پر ہم نے ایکسٹرا معلومات میں دیا ہے آندھی، آندھی یعنی خزاں رسیدہ پتوں کو اڑا لیے جاتی ہے۔ اب یہاں پہ حسن معنی جو شعر کا ہمیں کرنا ہے، جیسے پہاڑوں سے چلی پھر کوئی آندھی، پہاڑوں سے چلی پھر کوئی آندھی اڑے جاتے ہیں اوراق کے خزانے۔ تو اس شعر میں شاعر نے تہذیب نو اور تہذیب کہن کے لیے جن اشتاروں کا استعمال کر کے حسن معنی پیدا کیے ہیں اس کی وضاحت کیجیے۔ تو جواب ہے، اس شعر میں شاعر نے تہذیب نو کے لیے آندھی اور تہذیب کہن کے لیے اوراق
खिजानी का इस्तारे इस्तेमाल किए हैं। आंधी के चलने से औराक खिजानी का उड़ जाना तहजीब कहन नो के गलबे को जाहिर करता है। आज हम देखते हैं कि पुरानी इखलाकी इंसानी कदरें बतदरीज मादूम होती जा रही हैं और उन पर नई तहजीब के नुमाया असरात दिखाई देने लगे हैं। कल तक जो बातें इखलाकी नुक्ते नजर से मायूब समझी जाती थी, अब वो खूबी बन गई हैं। नई नस्ल के अफराद पुराने नजरियात और ख्यालात को दकियानूसियत से ताबीर करने लगे हैं, इनका मजाक उड़ाने लगे हैं। अब दूसरा नंबर पे जवाब है कि जमाल फिक्र बताना है इस शेर का। यहाँ एक शहर था शहर निगारा, यहाँ एक शहर था शहर निगारा, न छोड़ी वक्त ने उसकी निशानी। तो इस शेर में जिस ख्याल को जाहिर किया गया है इसकी वजाहत कीजिए। तो जवाब है इब्तिदाए आफरीनिश से तगैर व तबद्दुल का सिलसिला जारी है। इनकलाब रोनुमा होते रहे हैं, बस्तियां उजड़ती रही हैं, वीराने आबाद होते रहे हैं, आलीशान इमारतें और महलात खंडर में तब्दील होते रहे हैं। बसा औकात उनके नाम और निशान तक मिट जाते हैं और उनसे मुतालिक किस्से, कहानियां और रिवायात, दास्तान पारीना या महफूज रह जाती हैं। इसी ख्याल को शायर ने इस शेर में पेश किया है। वो कहता है कि यहाँ कभी किसी जमाने में एक शहर निगारा था जिसमें परी चेहरा हसीना ने शहर रहा करती थी, मगर अब वो शहर इस रोए जमीन पर नहीं रहा। इनकलाबाद जमाना ने उनके खंडरात तक को मादूम कर दिया है और अब उसका नाम निशान तक बाकी नहीं रहा है। अब यहाँ पे दरसी किताब का ये सवाल है, अपने पसंदीदा 2 गजल को शोरा के 2 अशार लिखिए। तो जवाब है मेरा पसंदीदा शोरा के अशार मिर्जा गालिब। तो पहला है निकलना खल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, निकलना खल्द से आदम का न सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। दूसरा शेर है यहाँ पर, कहाँ मैखाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाज, कहाँ मैखाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। अब यहाँ दाग दहलवी के भी 2 शेर हैं यहाँ पर। तो पहला, न जाना के दीना से जाता है कोई, न जाना के दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर के मेहरबां आते आते, बहुत देर की मेहरबां आते आते। दूसरा है यहाँ पर, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। अब आखिरी यहाँ पे सवाल है, नासिर काज़मी की गजल की खूबियां बयान कीजिए। ये दरसी किताब का सवाल है। इसका जवाब है नासिर काज़मी की गजल का लहजा नरम, धीमा और पुरसोज है। अमूमन उनकी गजलें छोटी बहर में होती हैं। इनमें हिंदी के नरम अल्फाज बड़ी खूबी से इस्तेमाल होते हैं जिनकी वजह से बयान में तासीर पैदा हो गई है। नासिर काज़मी की गजल में बड़ी रवानी है, अल्फाज में नगमगी है, पूरी गजल पर लहजे का धीमापन हावी है। तो बच्चों यहाँ पर अभी हमारे सभी सवाल जवाब खत्म हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक करिए और अपने बहुत सारे उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ऑनलाइन काम में कोई तकलीफ ना हो और कोई दरसी किताब ना खरीदना पड़े, ना ही कोई डाइजेस्ट खरीदना पड़े। हमारी बताए हुए सवाल जवाब से उन्हें इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कामयाबी हासिल होगी। इस गजल को लेकर अगर कोई डाउट है आपके मन में तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन या नए गजल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।